हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस सेशन में सीजीपीएससी 2020 के मैथ्स रीजनिंग में जितने भी सवाल आए हैं उन सब का डिस्कशन विथ बेस्ट सोल्यूशन के साथ ये चल रहा है। इससे पहले हम लोग 2018 और 2019 में जितने भी सी सेट में मैथ रीजनिंग से सवाल आए हुए थे उन सब का डिस्कशन विद सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन उसके बाद 2018 और 2019 के सवाल को आप जहां पर देख सकते हैं, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है यानी 11 फरवरी 2024 को जो पीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उसमें आपको क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत ना आए। निश्चित ये जो वीडियोस है, ये जो सीरीज चला रहे हैं वो आपको जरूर फायदा करेगा ही करेगा आपके क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 2020 में हमने 20 सवाल कर चुके हैं लगभग और उसके आगे के सवाल हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे के सवाल क्या हैं। कल एक सवाल छूट गया था जो कि 42 नंबर का सवाल था, आज हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, गलती से कल छूट गया था, आज हम इसको देख लेते हैं कि क्या यह सवाल था। देखो ध्यान से सवाल क्या पूछ रहा था। ये एक्चुअल में है ब्लड रिलेशन का सवाल है। किससे सवाल है? ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। और ध्यान से देखो ये सवाल कैसे बनेगा। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का ये सवाल है। बोला जा रहा है सवाल में कि रवि श्वेता का भाई है। कौन है? रवि श्वेता का भाई है। ठीक है, रवि कौन है? श्वेता का भाई है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वैसे ही आपको फाइनेटरी ड्रॉ करते जाना है। तो ये जो रवि है, देखो ये जो रवि है ना वो श्वेता का भाई है। ये जो रवि है वो कौन है? श्वेता का भाई है। ठीक है, श्वेता का भाई है। जब तक जेंडर क्लियर ना करे तब तक आपको ना ही उसको फीमेल मानना है ना ही उसको मेल मानना है। चाहे आपको लगे ही क्यों ना कि ये तो फीमेल वाला नेम है, ऐसा भी अगर लगेगा तब भी आपको नहीं मानना जब तक कि क्लियरिटी ना हो जाए। ठीक है, चलो रवि के बारे में हो गया। ज्योति जो है नीलम की बहन है। अब ज्योति अलग से कैरेक्टर आया, नीलम अलग से कैरेक्टर आया, तो थोड़ा देर के लिए स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्वेता जो है रोहित के पिता की पुत्री है। ये जो श्वेता है ना, ये जो श्वेता है वो रोहित का, ये तो रवि है, रोहित के कौन है? ये रोहित है। ये कौन है? रोहित है। तो रोहित के पिता की इकलौती पुत्री है, बोल रहा है रोहित के पिता की पुत्री है। रोहित के पिता की पुत्री यानी कि रोहित, रवि और श्वेता कौन है? भाई बहन होंगे। ठीक है, भाई बहन होंगे क्योंकि इनके पिता कौन है? पिता की पुत्री है। रोहित के पिता यानी कोई इनके पिता होगा। ठीक है, कौन है अभी नहीं पता। ये तीनों कौन होंगे? इसके भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। हमको जहां तक समझ में आ रहा है ऐसा ही खेल चल रहा है। नीलम जो है सुभाष की पुत्री है। अभी नीलम के बारे में हमको नहीं पता तो थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्योति जो है रवि की माँ है। इस रवि की मदर कौन है? ज्योति है, यानी कि इसका विवाह किसी से हुआ होगा जिसका नाम ज्योति है और यही कौन है? इसकी मदर है, इनकी मदर यानी कि तीनों की मदर कौन हो गया? ये हो गया, उनके फादर हो गए। ये कौन है? ज्योति है। अब ज्योति के बारे में जैसे ही आया तो आपको क्लियर हो गया कि ज्योति कौन है? नीलम की बहन है। ये ज्योति कौन है? नीलम की बहन है। ये नीलम हो गया, इसकी बहन कौन है? ज्योति हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि नीलम जो है सुभाष की पुत्री है। ये जो नीलम है ना ये सुभाष की पुत्री है। मतलब ये जो दोनों हैं नीलम और ज्योति कौन है? सुभाष की पुत्री है। सुभाष की कौन है? पुत्री है। ठीक है, सुभाष की पुत्री है। ये कौन हो गया? सुभाष हो गया। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सुभाष की पुत्री कौन हो गई? ये सुभाष है और इसकी पुत्री कौन हो गई? नीलम हो गई। ठीक है, नीलम और ज्योति हो गई। आगे बढ़ते हैं। महेश जो है नीलम की एकमात्र बहन का, महेश जो है नीलम की, इस नीलम की एकमात्र बहन कौन है? ज्योति है। और महेश जो है नीलम की एकमात्र बहन की पति है, यानी कि ये कौन हो गया? ये हो गया महेश, उसका इकलौता। ठीक है, इकलौते बहन के पति, इकलौती बहन के पति, एकमात्र बहन की पति ये हो गया। ये कौन हो गया? महेश हो गया। अब सारे चीजें आपको लिंक कर गया, सारी चीजें लिंक हो गया। आपको पूछा रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? इस रोहित का इस सुभाष से क्या संबंध दिखाई दे रहा है? इस रोहित का सुभाष से क्या संबंध दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से देखो कि रोहित का जेंडर ही क्लियर नहीं हुआ। रोहित का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है।
तो रोहित का जब जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन क्या लग रहा है किसी का। ठीक है, बता ही नहीं सकते हो जब जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो इस वजह से सीजीपीएससी ने इसको डिलीट किया था जब ये सवाल आया था। क्या किया था? डिलीट किया गया था इस सवाल जब आया था, क्योंकि इसका रोहित का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा था। आपको समझ में आया कि ब्लड रिलेशन के जो सवाल है इसको फैमिली ट्री ड्रा करने से जितने भी सवाल है ब्लड रिलेशन के वो कितना आसान हो जाते हैं। चीजें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल रहा ये 58 तक के जो सवाल हैं, 39 से चालू होकर 58 तक के जो सवाल थे वो हम कर चुके थे। आगे सवाल करते हैं 59 से 60। देखो 59 से 60 तक के जो सवाल हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले तो इसको बनाते हैं। नीचे दिए गए सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है और आगे सवाल को बनाना है। देखो 8 मित्र है, जैसे आप लोग 8 फ्रेंड होंगे ना, तो वैसे ही समझ लो कि आप लोग क्या है, 8 फ्रेंड है। कौन कौन है? पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक परिधि के केंद्र में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किसका सवाल है? ये जो सवाल है वो है आपका पजल का सवाल। किसका सवाल है? पजल का सवाल है। और पजल में भी सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया गया है। सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया गया है। परिधि में बैठे हैं, मतलब कि ये लोग सर्कल में बैठे हैं, तो एक थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ये बन गया आपका सर्कल। ठीक है, ये बन गया आपका सर्कल। इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग बन गए। ठीक है, 8 लोग बना देते हैं। सभी लोग क्या देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी का एरो से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी लोग क्या है? सेंटर की ओर देख रहे हैं। क्या है? सेंटर की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। क्यू जो है वी और एस के बीच बैठा हुआ है। क्यू जो है वी और एस के बीच बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखो, हमको क्या लेना है? 2 सर्कल लेके चलो। 2 सर्कल आप लेके चलो। क्यों 2 सर्कल लेके चलना है? क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो दूसरा आपका बैकअप बना रहना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमेशा पजल के सवाल में आपको क्या करना है? एक बैकअप लेके चलना है दूसरे सवाल में जाने के लिए, ताकि आपका टाइम जो है बच पाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखो। Q जो है V और S के बीच बैठा हुआ है। Q जो है V और S के बीच बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं Q ये मान लूं, हमेशा मैं नीचे से ही स्टार्ट कर दो। आपको भी फिक्स रखना है। हमेशा जब कभी पजल का सवाल आएगा जिसमें सेटिंग अरेंज पूछा जाएगा और उसमें सर्कल में बैठा जाएगा, तो हमेशा एक जगह को फिक्स करके रखो, वहीं से आपका सवाल बनाना चालू करो। तो Q जो है V और S के बीच में बैठा है, तो V यहां हो सकता है और V यहां हो सकता है। आप बोलोगे ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर यहां भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। Q यहां है तो S यहां हो सकता है, V यहां हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए क्या किया, 2 पॉसिबिलिटीज लेके हम हमेशा चलेंगे, ताकि आपका टाइम बचा पाओ और आगे जो है चल के ये दोनों में से कोई एक गलत हो जाएगा, एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W जो है Q के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है। Q के लेफ्ट से थर्ड, Q के लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट के इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस सेंटर की ओर देख रहा है। तो 1 2 3, ये कौन हो गया? W, जो लेफ्ट से थर्ड पर बैठा हुआ है। इसके हिसाब से कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा लेफ्ट से W। आगे बोला जा रहा है, और P के राइट से दूसरे स्थान पर है। P के राइट से दूसरे स्थान पर है W। W जो है P के राइट से दूसरे स्थान पर है, मतलब P कहां हो जाएगा? P यहां हो जाएगा, P यहां हो जाएगा। समझ में आया? ये जो W है वो Q के थर्ड लेफ्ट में है, और साथ ही W कहां पड़ता है? P के सेकंड राइट में पड़ता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। R जो है P और V के बीच बैठा हुआ है। R कहां बैठा हुआ है? R जो बैठा हुआ है P और V के बीच बैठा हुआ है। तो ये R जो है P और V के बीच बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखो, P और V के बीच में तो यहां पर नहीं आ रहा है, यहां तो बहुत दूर आ जा रहा है, यानी कि ये वाला जो है हमारा गलत है। P और V के बीच में कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। ये वाला जो है हमारा जो है सही बन रहा है। इसीलिए बोला था कि 2 डायग्राम लेके चलेंगे, ताकि एक अगर गलत हो जाए तो दूसरा आपका बैकअप तैयार होना चाहिए। ठीक है, 2 हमेशा लेके चलना होता है ऐसे सवालों में जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल हो। ठीक है, हमेशा फंसाता है सवाल। ठीक, Q जो है T एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठे हुए हैं। Q के अपोजिट सॉरी, Q के अपोजिट जो है
टी नहीं बैठा हुआ है बोला है, तो टी कहाँ आएगा, टी यहां आ जाएगा। अब जो अब जो बचा हुआ है वो कहां बैठेगा, क्यू के अपोजिट में। कौन बचा हुआ है, यू बचा है अपोजिट में। सवाल समाप्त। अब इसके बेस पर चाहे जितना सवाल बनाना चाहे वो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लेके आते हैं, सवाल नंबर क्या था, 59। सवाल नंबर है आपका 59, तो 59 लेके आते हैं आपके लिए सवाल 59। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सवाल है आपका, ये सवाल है। मैं इसको मिटा देता हूं क्या, ये सवाल का तो हम डायग्राम बना चुके हैं, तो डायग्राम को हटा देते हैं, इस सवाल क्वेश्चन को हटा देते हैं। सवाल जो पूछा गया ध्यान से देखो, ये सवाल है आपका। इसमें पूछा गया एस के लेफ्ट से तीसरा कौन है। सवाल में है एस के लेफ्ट से, किसके, एस के लेफ्ट से तीसरा कौन है। तो एस कहां है, ये यू है ना, एस कहां है, एस ये है। इसके लेफ्ट से तीसरा कौन है, लेफ्ट से तीसरा, तो इसके लेफ्ट से तीसरा कौन है, 1 2 और ये 3, कौन आ गया, यू आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। अगला सवाल लेके आते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से। ठीक है, आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आपको किसी भी आंसर को देने में कोनो तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। इस सवाल का आंसर आप जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। हाँ, इनमें से कौन सा सही नहीं है, क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। एस और पी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, क्या एस और पी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो ये तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। आर जो है एस के राइट से तीसरा है, और जो है एस के राइट से तीसरा 1 2 3 बिल्कुल सही है, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं है। टी जो है यू और एस के बीच बैठा हुआ है, टी जो है यू और एस के बीच बैठा हुआ, क्या बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, पी जो है आर और यू के बीच बैठा हुआ है, क्या पी जो है आर और यू के बीच बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको पजल का सिटिंग अरेंजमेंट सवाल आता है, चाहे आपको सर्कल में बैठाना हो, चाहे आपको रेक्टेंगल में बैठाना हो, चाहे आपको स्क्वायर में बैठाना हो, हमेशा 2 डायग्राम लेके चलेंगे। एक गलत हो जाएगा लेकिन एक बैकअप आपका तैयार रहेगा, जिससे आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कोई गलत होता है तो। चलिए अगला सवाल चलते हैं 61 नंबर के सवाल में। ये सवाल है डाइस का, ये सवाल है, देखो ध्यान से, डाइस का ये सवाल है। पूछा जा रहा है अल्फा चिन्ह युक्त फलक में विपरीत उसके अपोजिट पर कौन सा चिन्ह होगा। अल्फा के अपोजिट में क्या आएगा, अल्फा के अपोजिट में क्या आएगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे, अल्फा के अपोजिट में क्या आएगा, कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। अगर अल्फा, ठीक है, अगर ध्यान से देखो इन चारों डायग्राम को, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2 जगह 2 चिन्ह आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे और अल्फा अकेला अलग रहा होगा, तो उसके अपोजिट में जो रहेगा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये डाइस जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, 4 ही कॉन्सेप्ट इस पर बनते हैं, वो 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको डाइस में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। इन दोनों से देखकर मुझे समझ में आ रहा है, देखो थीटा थीटा दिखाई दे रहा है, फाई फाई दिखाई दे रहा है, थीटा थीटा दिखाई दे रहा है, फाई फाई दिखाई दे रहा है, तो अल्फा जो होगा उसके अपोजिट में जो रहेगा वो कौन रहेगा, ये डेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से हमारा आंसर निकल के आएगा। याद रखना कि जहां पर 2 चीजें सेम सेम दिया गया हो, जैसे थीटा थीटा दिया गया है, फाई फाई दिया गया है, तो अल्फा वही होगा, जो बाकी जो बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ अल्फा अल्फा है तो यहां से भी ला सकते थे, नहीं, मैं क्या बोला, अल्फा को छोड़कर बाकी 2 है वो सेम सेम रहना चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर ये नहीं रहता तो कुछ और तरीका हम लोग अपनाते हैं, लेकिन इस सवाल के लिए इन दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, ध्यान से देख लो। अब थ्योरी में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, थ्योरी में क्या पूछा जा रहा है, परिस्थिति का अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से जाने वाले कार्य को चुनिए।
आप एक कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ क्या हो, आप अपने आप को मान के चलो कि कोई कंसल्टेंसी कंपनी होगा, उसमें आप क्या हो, आईटी विशेषज्ञ हो, आईटी एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको जो कार्य सौंपा गया था वह मानव संसाधन से जुड़ा हुआ था। क्या था, आप एक अलग फील्ड से हो और आपको काम जो दिया गया था वो अलग फील्ड का दिया गया था, जिसमें आप सीमित ज्ञान रखते हो, जिसमें आप क्या रखते हो, सीमित ज्ञान रखते हो, उसकी आपको कोई खास जानकारी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ। कोई डिपार्टमेंट में आप आईटी एक्सपर्ट हो, ठीक है, कंसल्टेंसी कंपनी में एक आईटी एक्सपर्ट हो और आपको आईटी का काम ना देकर मानव संसाधन का काम दे दिया गया, ठीक है। अब क्या क्या करोगे आप, आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल रहते हैं ना उसमें पॉजिटिव आंसर देना होता है। ऐसा नहीं करोगे कि अब मुझे काम नहीं आता है तो मैं करूंगा ही नहीं, इस तरह के आंसर आपको नहीं देने होते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव आंसर देना होता है। ध्यान से देखिए कैसा कैसा आंसर रहेगा। सीमित मात्रा में कार्य करेंगे और उसे बॉस के पास भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे आपके पास स्किल हो या ना हो। अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि थोड़ा बहुत काम कर दे और बॉस को भेज दे, हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अपने सहकर्मियों से सहयोग लेंगे, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको तो उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। सारे तौर तरीके सीख लेने के उपरांत अपने वरिष्ठ को बता देंगे कि आपने कार्य को संपादित करने में अपने एक सहयोगी की सहायता लिया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने सहयोगी का, जिसको उस फील्ड का नॉलेज है, ठीक है, जिसको उस फील्ड का पता है कि कैसे किया जाता है, उसका आप हेल्प लोगे। हेल्प लेने के बाद वो काम को कर लोगे। इसके बाद में क्या करोगे, आप बताओगे भी। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं लेना कि नहीं मैंने ही सब कुछ काम किया है, ठीक है। इस तरह से बड़ाई वाला काम नहीं करना है। आपको बताना है सामने वाले बॉस को कि सर हमने इस इंसान का हेल्प लिया था क्योंकि इसको फील्ड का नॉलेज था, उसको हमने सीखा, इंप्लीमेंट किया और बेहतर तरीके से इस काम को कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट में उसको बताना भी है, ठीक है। ये आंसर ज्यादा करेक्ट बैठ रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। कार्य दिए जाने के समय ही आप अपने बॉस को बता देंगे कि इस कार्य से संबंधित अनुभव आपके पास नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे आपको काम पता हो या ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सीखना है, नए नए चीजें काम करना है। अपने वरिष्ठ को लिखित ढंग से बता देंगे कि इस कार्य से आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप करोगे। आपको जब नॉलेज नहीं है तो उसकी जानकारी एक सहयोगी से, सहकर्मी से आप लेंगे जिनको उस फील्ड का नॉलेज है, उनसे सीखेंगे काम को कैसे किया जाता है, फिर काम करेंगे, बॉस को रिपोर्ट देंगे और साथ ही साथ एक और चीज एक्सेप्ट करेंगे कि ये काम सर मैंने अकेले नहीं किया है, मुझे इस काम को करने के लिए एक सहयोगी की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को चुनना होता है। अगला बढ़ते हैं। अच्छा ये भी क्या है, थ्योरेटिकल सवाल है। चलो भाई देख लो थ्योरेटिकल सवाल और क्या बोलता है। आप एक कारखाना के मालिक है। आप क्या हो, कारखाना के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, बॉस हो। एक दिन कारखाने में शोरगुल होने लगी। आपके कारखाने में क्या हुआ, बहुत ही हल्ला होने लगा, नॉइस होने लगा। आपको बताया गया कि 2 मजदूरों पर लोहे की एक छड़ गिर गई, ठीक है। आप वहां के मालिक हो। वहां पर बताया गया कि 2 लोगों पर, 2 मजदूर आपके यहां काम करते हैं, वहां पर लोहे की छड़ से गिर गए, ठीक है, लोहे की छड़ उन पर गिर गया। वे बुरी तरह घायल हो गए तथा उनके शरीर से खून भी बह रहा था। सभी लोग आतंकित थे। आपको क्या करना चाहिए, बताओ कि क्या करोगे। इसका आंसर तो आप इजीली नहीं दे पाओगे। आप फैक्ट्री के मालिक हो, कोई 2 मजदूर है, ठीक है, कोई 2 मजदूर है, उनके पैर पे या फिर उनके बॉडी पे छड़ गिरने की वजह से उसको चोट आ गया। चोट आने की वजह से ब्लड भी फ्लो हो रहा है, उसका ब्लड भी निकल रहा है, ठीक है, इतनी जोर तरीके से वो जख्मी हो गया है। आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उनको अस्पताल पहुंचाओगे, ठीक है, यही सबसे पहला काम करोगे। परिस्थिति को संभालने है तो पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो तो बाद में करोगे, सबसे पहले उसको तो बचाओगे। मजदूरों से कहना चाहिए कि वे लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। इतना निर्दयी मालिक तो आप नहीं रहोगे। अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल निर्दयी टाइप का नहीं समझना है कि नहीं
मुझे अपने काम से मतलब है, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप क्या हो, एक आइडियल पर्सन की तरह बिहेव करोगे। क्या करोगे, आइडियल पर्सन की तरह बिहेव रखोगे, चाहे आप मालिक हो चाहे आप एक आम नागरिक हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मजदूर संघ के नेता को बुलाकर उसके साथ इस विषय में विचार विमर्श। क्यों विचार विमर्श करेंगे, क्या है इसमें विचार विमर्श करने वाला, बताओ तो क्या है विचार विमर्श करने वाला। वो जो मजदूर है बेचारा तड़प रहा है, उनको तकलीफ है, ब्लड गिर रहा है उसके बॉडी से, तो उसके बाद क्या करोगे आप, विचार विमर्श करोगे। हाँ भाई क्या करना चाहिए इसके साथ। ऐसा बैठ के दो लोग ऐसे विचार विमर्श करोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मर जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल नहीं करने, विचार विमर्श थोड़ी ना करते बैठे रहोगे। घायल मजदूर को तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बिना इस सवाल को समझाए आप आसानी से बना सकते थे, कोई तकलीफ नहीं था। सबसे पहला काम क्या रहता है, कोई भी आपके सामने, अब यहाँ तो मालिक वाली बात है, लेकिन आपके सामने भी अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपके जो कलीग हैं, आप जहाँ काम करते हो, ऐसा कुछ हो जाता है, तो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखो बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है ये, लेकिन उतना ही सरल है। आई एम श्योर कि जब ये सवाल एग्जाम में आया था बहुत लोगों ने तो इसको अटेम्प्ट किया ही नहीं, क्योंकि देखकर बहुत घबरा गए कि भाई इतना लंबा चौड़ा सवाल है कैसे बनाएंगे, समय हमारे पास नहीं है करके छोड़ दिए थे। लेकिन बहुत ही सरल सवाल है, जब आप आज बनाओगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितना सरल ये सवाल था। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से, सवाल जो पूछा जा रहा है वो ध्यान से पढ़ेंगे पहले। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा सवाल है, बहुत आराम से देखिए। कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्नलिखित का आंसर देना है। देखो क्या करना है, एक शीर्ष कॉलेज के एमबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए निम्न शर्तें हैं। जैसे एमबीए करना होता है, ठीक है, नीट वगैरह का एग्जाम दिलाना होता है, फिर उसके बाद अलग प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को इस सवाल में बताया गया है। फिर उसके बाद जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको करेक्ट आंसर बताते जाना है। तो जितने भी इसमें क्राइटेरिया है उसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं बाजू में। ठीक है, बोला जा रहा है 1 अगस्त 2017 को उम्र जो है 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला जो कंडीशन है वो दिया है 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2017 को। ठीक है, जिसकी जो उम्र है, एज है, वो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सवाल में पहला कंडीशन दिया गया है। सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। सेकंड कंडीशन दिया गया है न्यूनतम 80% 10वीं में, 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में उसको कितना होना चाहिए, न्यूनतम 80% होना चाहिए, 80% होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है इसमें, तीसरा कंडीशन दिया गया है किसी भी विषय में, सब्जेक्ट नहीं, चाहे वो आर्ट वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे मैथ्स वाला हो, चाहे साइंस बायो कुछ भी हो, 12th में उसके पास 70% मिनिमम होना चाहिए। कौन से में, 12th में उसके पास 70% होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या दिया गया है, चौथा कंडीशन दिया गया समूह चर्चा में, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में 70% होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जीडी, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा में 70% उसका होना चाहिए, 70% हासिल होना चाहिए। पांचवा कंडीशन क्या दिया गया है, फिफ्थ कंडीशन दिया गया है व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू में 60% मार्क्स उसका होना चाहिए। इंटरव्यू में कितने में, इंटरव्यू में कितना होना चाहिए, इंटरव्यू में होना चाहिए 60%, इंटरव्यू में 60% होना चाहिए। इसके अलावा भी उस उम्मीदवार के संबंध में जो निम्नलिखित के अलावा सभी शर्तें पूरी करती है, अकेला और भी दिया गया है, जैसे एक सब चीजें दिया गया है। उपरोक्त थर्ड में जो बात किया जा रहा है, 12th में न्यूनतम 60% हासिल किया है, लेकिन 12th कक्षा में विज्ञान लिया हो, तो उसका मामला कहां जाएगा, एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाएगा। अगर कोई 12th वाला जो साइंस बैकग्राउंड का है और 60% हासिल किया हो, एक्चुअल में 60% नहीं चाहिए, 70% चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो 70 ना लाके 60% लाया है, 70 ना लाके 60% लाया है, तो छठवां कंडीशन ये बोल रहा है अगर 12th में हो, साथ ही साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, और अगर 60% लाया हो, 60% न्यूनतम लाया हो, तो इसका जो मामला है वो कहां जाएगा, इसका जो मामला है वो
एमबीए, ठीक है, एमबीए के विभागीय प्रधान के पास जाएगा। किसके पास? विभागीय प्रधान के पास जाएगा, विभागीय प्रधान के पास ये जाएगा ये मामला। सातवां कंडीशन क्या बोला है, ध्यान से देखो। सातवां कंडीशन के बारे में बोला गया है, उपरोक्त तो फिफ्थ में, यानी कि फिफ्थ में जो व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60% लेके आना था, अगर कोई 50% लेके आता है तो इसका जो मामला है वो एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाएगा। किसके पास? एडमिशन कमेटी के पास। अगर कोई इंटरव्यू में, ठीक है, अगर कोई इंटरव्यू में 50% लेके आता है, इसका जो मामला है वो कहां लेके जाएगा? एडमिशन कमेटी के पास, एडमिशन कमेटी के पास, एसी यानी कि एडमिशन कमेटी के पास चला जाएगा। और कोई कंडीशन दिया है क्या, देख लेते हैं। और कोई कंडीशन दिए हो भाई? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आगे सवाल दिया जाएगा। आपको, अरे कहां किस्सा करेगा भाई, सवाल ही बनाना है। आपको उपरोक्त स्थितियां एवं प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर कार्यवाही में से एक का चुनाव करना होगा और उस कार्यवाही की संख्या को अपने उत्तर में चिन्हित करना होगा। आप प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा और कुछ नहीं मान सकते। जो भी जानकारी दिया गया है, यानी कि ये जो 7 कंडीशन दिए गए हैं, इसी को आपको सत्य मानना है, इसके अलावा अपने दिमाग में और कुछ नहीं सोचना है। ये सवाल में बोला जा रहा है। ये सभी मामले 1 अगस्त 2017 के अनुसार है। क्या मामले हैं? 1 अगस्त 2017 के मामले हैं। आप प्रत्येक प्रश्न में दी गई सूचना को पढ़ें और उसकी जानकारी दें, ठीक है। अब इस सवाल का हमने समरी लिख लिया, इधर इस सवाल का हमने समरी लिख लिया है। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने समरी लिख चुके हैं, ठीक है। ये समरी हमारा है। अब बाजू में सवाल लेके आते हैं, बाजू में सवाल लेके आते हैं, बाजू में सवाल लेके आते हैं। कौन सा? 7। अरे ये तो हो गया है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, अगला सवाल कहाँ गया? हाँ, सवाल नंबर है ये 64। ध्यान से देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है। ये आपका कंडीशन है। अब देखते हैं क्या। सुशांत जो है 12वीं में विज्ञान में 85% लेके आता है। अरे चुपचाप रहो ना, काहे इधर उधर खिसकते रहते हो। हाँ, सुशांत जो है 12th में विज्ञान विषय का ये स्टूडेंट है और 85% लेके आता है। क्या ये क्वालिफाई करने के लिए अर्हता रखता है? क्या 12th में 70% चाहिए, बेचारा लेके आ रहा है 85%, बिल्कुल पास हो गया वो। 10th में 90% हासिल करना चाहिए, 10th में 80% होना चाहिए, बेचारे ने 90% लेके आया, बिल्कुल यहाँ से भी पास हो गया वो। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 61 लेके आना चाहिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार के इंटरव्यू में 60% चाहिए, 61 लेके आया, बिल्कुल यहाँ भी क्वालिफाई हो गया। समूह चर्चा में यानी कि ग्रुप डिस्कशन में 74% लेके आया। भाई इंटरव्यू में जो है 60% आना चाहिए, इंटरव्यू में 60% आना चाहिए, और जीडी में कितना आना चाहिए? 70%, इसने 74% लेके आया, बिल्कुल यहाँ पर भी वो पास हो गया। उसका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1994 को हुआ, 24 अप्रैल 1994 को हुआ, तो उसका जो एज है 25 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, 1994 से ये हो जाएगा 20 साल, 20 और 2017 का मामला है ना, 20 और 2017 23 साल का रहेगा, ठीक है। यहां पर भी ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी कि इसको चुन लिया जाएगा, उम्मीदवार को चुना जाएगा, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है। ये सारे क्राइटेरिया क्या है? ये फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उम्मीदवार को चुना जाना है, इस उम्मीदवार को सिलेक्शन ले लिया जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा ये बंदा, ठीक। कितना सरल सवाल था ये उस टाइम जब आया था 2020 में, तो सरल सवाल था, भले ही लंबा चौड़ा सवाल दिया गया था, लेकिन यही क्राइटेरिया बस तो दिया था, बस चेक करना है, आंसर लेके आना है। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगला सवाल लेके आते हैं, इसमें 65 नंबर का सवाल, देखो ध्यान से, कहाँ गया सवाल आपका रहा, सवाल 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 कहाँ गया जी सवाल? हाँ, ये रहा 65 नंबर का सवाल। चलो इस सवाल को देखो ध्यान से, इस सवाल में भी सेम आंसर आपको बताना है। दीक्षांत एक स्टूडेंट है जो कि 12वीं में साइंस बैकग्राउंड का ही है और 67% लेके आता है, साइंस बैकग्राउंड का है और 67। लाना कितना था उसको? 70% लाना था, लेकिन लाता कितना है? 67। इसमें वो फेल हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन फेल हो रहा है।
10th में 92 है, बिल्कुल सही है, 80% लाना चाहिए था, 92 लेके आया बेचारा पास। उसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में 85% लाना है, लाना कितना था इंटरव्यू में 60%, इसमें भी वो पास, इसमें भी पास। समूह चर्चा ने ग्रुप डिस्कशन में 82% लेके आया है, ग्रुप डिस्कशन में 70 लाना था, 82 लेके आया है, बिल्कुल इसमें भी पास। इसका जो जन्म होता है 95 में होता है, इसमें भी पास, ठीक है, 25 साल से कम है। एक में वो फेल हो जाता है, किसमें, 12th में 67%, 70 लेके आना था, उसने 67 लेके आया। लेकिन साइंस वाला है तो एक और कंडीशन चेक करना है, क्योंकि अगर 12th वाला हो, साइंस वाला हो, और अगर 60% लेके आता हो, 12th वाला भी है, साइंस वाला भी है, और 67 यानी कि 60 से तो ज्यादा ही है, ये इसका जो मामला है वो कहाँ जाता है, एमबीए विधान प्रधान के पास जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कमेटी है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, विभागाध्यक्ष के पास। ऐसा नहीं करेंगे कि डेटा निर्णय के लिए पर्याप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि सारे कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इस कंडीशन को फॉलो करवाना है। सवाल समाप्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी इसी पर बेस्ड 2 सवाल 3 सवाल और है, क्योंकि 5 सवाल है, कितना फोकट का आंसर था, नहीं है कि नहीं। बस सिर्फ कंडीशन को चेक कराना है और आपको आंसर बताते जाना है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो 66 नंबर का सवाल, देखो 66 नंबर का सवाल क्या होगा, इसका आंसर नहीं बता पाओगे। ये कंडीशन लिख दिया हो बाजू में, इसको आपको चेक करना है। ऋषभ ने 12th में कला विषय में, कौन सा है, आर्ट वाला है ये, ठीक है, ये आर्ट वाला है, 75% लेके आता है, चाहिए कितना, 70%, पास। 10वीं में 80% चाहिए, 95% लेके आता है, पास। व्यक्तिगत साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में कितना लेके आता है, 55%, इंटरव्यू कितना लेके आना था, 60, फेल। ग्रुप डिस्कशन में 76 लेके आता है, चाहिए कितना, 70, पास। उसका जन्म होता है 93 में, 93 का मतलब ये होता है, इसमें भी पास, 17 चाहिए 4, हाँ ठीक है, 24 साल का होता है तो इसमें भी पास हो गया, 25 से तो कम ही है। लेकिन एक में बेचारा फेल हो गया, किसमें, इंटरव्यू में 55%, इंटरव्यू में कितना है, 55% है। तो ध्यान से देखो, इंटरव्यू में अगर कोई बंदा 50% लेके आता है तो एक और कंडीशन दिया गया, ध्यान से देखो, इंटरव्यू में कोई बंदा अगर 60% नहीं लेके आता है लेकिन 50% लेके आया है तो इसका जो मामला है वो कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के पास जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के पास, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फेल नहीं होगा, विदर्भ को नहीं चुना जाएगा, ऐसा नहीं है, कंडीशन को पूरा पढ़ना है। तो जो एडमिशन कमेटी के पास इसका जाना चाहिए, आपका डी ऑप्शन बता रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, सिर्फ कंडीशन फॉलो करवाना है भाई, और कुछ नहीं करवाना है। फोकट का नंबर है आपके पास, ठीक है, ये सब फोकट के नंबर हैं, ठीक है, फोकट का नंबर आपको दिया गया था, आपने लिया नहीं, ठीक है, इसीलिए तो ये सवाल कराया जा रहा है कि अगला जो पीएससी का वैकेंसी, पीएससी का जो आएगा उसमें बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ना है, सवाल बन जाएगा। देखो रोशनी ने, एक बच्ची है रोशनी, जो 12th में 69% लेके आती है, 12th में 69%, चाहिए कितना था 12th में, 12th में भाई 70% चाहिए था, फेल। 10वीं में 87, पास। व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू में 60%, इंटरव्यू कितना चाहिए था, 60% चाहिए था, 62 लेगा है, पास। समूह चर्चा इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में 70%, ये 74, पास। 92 की है, 92 की है मतलब कि हाँ ये भी पास है, ठीक है, क्योंकि अगस्त के से कैलकुलेट करना है तो ये पास है, ठीक है। लेकिन एक जगह बेचारी फेल हो गई, कितने में, 12th में वो 69% लेके आई, ठीक है। लेकिन अगर देखो ध्यान से, इसमें एक्चुअल में 12th में अगर वो 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड से होती, लेकिन साइंस बैकग्राउंड ऐसा तो बोला नहीं है इसने। रोशनी जो है 12th में 69% तो लेके आती है, बाकी सब में तो पास हो गई, लेकिन 69% लेके आ रही है, 69% 12th में लेके आ रही है, तो इसको जो है एमबीए कमेटी के पास भेजना चाहिए था, एमबीए वाले के पास। लेकिन ये 12th में साइंस बैकग्राउंड होता तभी आप भेज सकते थे, 12th में साइंस बैकग्राउंड होता तभी आप भेज सकते थे, अन्यथा तो नहीं भेज पाओगे। तो ये जो डाटा है ना वो सफिशिएंट नहीं है, डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है हमको इसका आंसर देने के लिए, ठीक है, डेटा जो है सफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोशनी 12th की तो है लेकिन सब्जेक्ट कौन सी है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
डेटा का निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि 12th में अगर साइंस होता तो हमारा जो आंसर होता वो ये एमबीए वाला होता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 69% बोला गया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट जो क्लियर नहीं किया गया है, समझ में आया? तो ऐसे आराम आराम से आपको आंसर देना होता है। आराम से सवाल को पढ़ेंगे तो आंसर आपका बनता जाएगा। ठीक है जी, बन गया सवाल। अगला सवाल है, इसका लास्ट सवाल देखो ध्यान से, शेखर के बारे में। ये सवाल देखो, शेखर के बारे में दिया गया है। पढ़ो भाई ध्यान से सवाल को, आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। शेखर जो है 12th वाला है और कॉमर्स वाला है। देखो ध्यान से, कॉमर्स वाला है बेचारा, कॉमर्स वाला दे दिया गया है। ठीक है, 65% लेके आया, बेचारा फेल हो गया क्योंकि हमको क्या चाहिए, 70% चाहिए था। वैसे ही फेल हो गया, वैसे ही फेल हो गया। अब यहीं से आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, यहीं से आपका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि 12th वाला है, 65% लेके आया है, प्लस कॉमर्स वाला है। हमको अगर 12th वाला रहता और साइंस वाला रहता तो हम कमेटी के पास भेज देते, एमबीए वाले के पास। ठीक है, एमबीए विभागाध्यक्ष के पास आप भेज देते, लेकिन नहीं भेज पाओगे क्योंकि सिर्फ साइंस वाले को ही है रूल है। वाणिज्य वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं है। बाकी सब में पास हो जाएगा। देखो 12th में पास 85%, 80 चाहिए था। इंटरव्यू में 60 चाहिए, 65 लेके आया है। समझ, ग्रुप डिस्कशन में 70 चाहिए, 80 लेके आया है। 95 का ये भी पास, लेकिन एक जगह फेल हो गया, वो 65% में वो फेल हो गया, तो उम्मीदवार को नहीं चुना जाएगा। ये हम यहाँ पर श्योर हो गए। ये 5 सवाल जो बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल था, ये 5 नंबर यानी कि 10 नंबर समझ लो, क्योंकि एक सवाल पे 2 नंबर मिलता है ना, पीएससी में 2 नंबर मिलता है, तो आपको 10 नंबर नहीं मिल जाता आराम से। ठीक है, अगर आपने बनाए होते तो। अगला बढ़ते हैं 69 नंबर के सवाल में। ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, कितना थ्योरी देगा ये पीएससी वाला। मैथ्स रीजनिंग का सवाल है, थ्योरी डाल के दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। हालांकि थ्योरी आपका फोकट नंबर भी रहता है। स्थिति को पढ़िए, उपलब्ध कराए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ कार्यवाही क्या होगा। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन है ये। ठीक है, एक स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, एक चैप्टर होता है रीजनिंग का, जो चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कार्यवाही क्या करेंगे ये सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, आपको चेक करते हैं कि आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी ने आपको 2 दिनों के भीतर एक विषय पर प्रस्तुति देने के लिए कहा। ठीक है, 2 दिन में आपको क्या देना है, बोल दिया प्रेजेंटेशन देना है, एक प्रस्तुति देना है। आधी रात तक जगकर इसके समाप्त कर लेते हैं। आप क्या करते हो, चलो ठीक है मैं बनाता हूं पीपीटी और बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दूंगा, ऐसा करके आधी रात तक जग के 12-1 बजे तक जग के आपने पीपीटी तैयार कर लिया। फिर भी वास्तविक प्रस्तुति के दौरान जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपके जो अधिकारी हैं वो निराश हो जाते हैं। इतना जगने के बाद, इतना काम करने के बाद आप जब प्रेजेंटेशन दिए तो आपके जो अधिकारी रहते हैं वो क्या बोले, निराश हो गया, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, बेकार है। आपको कैसा लगेगा? आपने रात रात भर जगकर उसके लिए तैयारी किया है, तो कैसा लगेगा? आपको फटकार लगाते हैं। आपको क्या लगाते हैं? फटकार लगाते हैं। तुम्हारा जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आपने प्रस्तुति दी है, वो बहुत ही बेकार, घटिया, निहत्ता ऐसा टाइप का था, ऐसा करके आपको सुना दिया गया। ठीक है, फटकार लगा दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? आपके जो रिएक्शन रहेगा क्या रहेगा? फीलिंग के बेस पे नहीं जाना, ध्यान रखना। फीलिंग के बेस पर आपको डिसीजन नहीं लेना होता है। अब ऐसा नहीं करोगे कि भाई इतना मेहनत किया मैं, फालतू में बकवास इंसान, आज के बाद तुम्हारे साथ काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह का हरकत बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत जगह छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़। क्यों छोड़ेंगे भाई? ऐसा छोटा मोटा चीज तो होता रहता है। ठीक है, नौकरी से इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे नौकरी से इस्तीफा? भाई थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ही तो खराब हुआ है, अगले चल के अच्छा कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नौकरी छोड़ने वाली क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया करेंगे और अधिकारी पर चिल्लाएंगे। भाई इतना अधिकार तुमको थोड़ी ना है कि आप अधिकारी पर ही चिल्लाने लग जाओ। ठीक है भाई, आपके सामने जो वरिष्ठ अधिकारी बैठा हुआ है उसके सामने आप पीपीटी दे रहे हो, आपका पीपीटी अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ अगर आपके बॉस बोलते हैं तो ये थोड़ी कि आप उसी के ऊपर चढ़ जाओगे चिल्लाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप चिल्लाओगे थोड़ी ना, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आंसर होगा। आप क्या बोलोगे? फीडबैक मांगोगे। सर आप काम कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी चीज़ है, आप मुझे एक रीज़न दे दीजिए। आप फीडबैक मांगोगे। क्या मांगोगे? फीडबैक, कि मेरे पीपीटी में, मेरे प्रस्तुतिकरण में, मेरे प्रेजेंटेशन में क्या खराब था, क्या अच्छा था,
क्या बुरा था, आप एक सिंपल सा मुझे फीडबैक दीजिए और आश्वस्त करेंगे कि आप त्रुटि को ठीक कर लेंगे। तो उसके बाद आप उसको बोलोगे कि सर ठीक है, अब से मेरे जो गलती हुए है, आज जो मैं गलती किया हूं, अगली बार वो चीजें गलती नहीं होगी और मैं बेहतर तरीके से परफॉर्मिंग करूंगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थ्योरी का सवाल था, छुटका सा सवाल था। अरे बाप रे, और बचा अच्छा थ्योरी। ठीक है, देखो ठीक है, ये सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी से निपटाता हूँ ये थ्योरी वाला जो सवाल है। आप निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना में लगे हुए हैं। ठीक है, एक अवधि के अंतर्गत आपको एक प्लानिंग प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, उसको कंप्लीट करना था। परियोजना समीक्षा के बैठक के दौरान आपको लगा कि दलीय सदस्यों में से प्राप्त सहयोग में कमी की वजह से, ठीक है, आपकी जो टीम लीडर बनी हुई है, टीम आपका बना हुआ है, तो आपको ऐसा लगा कि भाई ये जो टीम बना हुआ है ना, ये सहयोग नहीं दे रहा है, मेरे को प्रॉपर हेल्प नहीं कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इस कमी की वजह से क्या हुआ, परियोजना के निष्पादन में विलंब हो गया। कि क्या हुआ, जिस टाइम पे उसको खत्म हो जाना चाहिए था, जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट अब क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है उस पर। किसकी वजह से? असहयोग की वजह से। तो आपको क्या करना चाहिए? कारणों का उल्लेख करते हुए समय अवधि बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। क्या आप ऐसा करोगे? कारणों का उल्लेख करते हुए, भाई आपको जब पहले ही बैठक के दौरान पता चल गया है तो आप कुछ और एक्शन लोगे। ठीक है, तो इसको भी पेंडिंग में रखते हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सही आंसर नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। दलीय सदस्यों को बदल देने की मांग करनी चाहिए। जो आपके जो सदस्य है उसको बदल देने की मांग करनी चाहिए। अगर बीच में ही अगर बदलते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो आधा काम हो चुका है। अब जो आपकी जो टीम है, अब उस काम को सीख गए हैं करना, अब फिर से उस टीम को हटा दोगे, फिर नया टीम लेके आओगे, फिर उसको सिखाओगे, तो टाइम तो फिर आउट चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि असहयोग जो हुआ है, जो आपके जो दलीय कमेटी है वो सहयोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या असहयोग के क्या कारण है, जिसके जांच पड़ताल करोगे। हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हो जो एक टीम लीडर की तरह आप नहीं दे पा रहे हो उन लोगों को, तो आप क्या करोगे, जांच पड़ताल करो। मुझे ये करेक्ट आंसर ज्यादा सही है। क्या है? असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले चेक करोगे कि भाई ये जो विलंब हुआ किसकी वजह से हुआ, असहयोग के कारण, तो सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, सहयोग नहीं दे पा रहे हैं उन लोग, तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि भाई रीजन क्या है उसके असहयोग होने का। हो सकता है पैसा वैसा कम मिल रहा होगा उनको। ठीक है, तो ये सबका ध्यान रखें। क्या करोगे, जांच पड़ताल करोगे। अब जांच पड़ताल में सही पाया गया कि किसकी वजह से होगा तो उस रीजन को हटाओगे। ऐसा नहीं कि तुरंत ही फैसला ले लिए कि उसको दलों को हटा लो, उस दल को ही हटा लो, उस सदस्यों को ही हटा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, समय अवधि की मांग करोगे तो सबसे पहले तो जांच पड़ताल करोगे ना भाई। जांच पड़ताल होने के बाद, ठीक है, इंस्पेक्शन होने के बाद आप फिर आगे की कार्रवाई करोगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अगला। अगला सवाल है वेन डायग्राम का। अब आया थोड़ा सा मैथ्स या रीजनिंग का सवाल। अभी तक तो थ्योरी चल रहा था, मजा तो आता नहीं है थ्योरी सवाल को। ठीक है, मैथ्स वाले हैं, रीजनिंग वाले हैं, तो थ्योरेटिकल सवाल थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना। चलो आगे आते हैं अपने सब्जेक्ट में फिर से। मैथ्स और रीजनिंग के सवाल लेके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। ठीक है, 960 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया उसके ज्ञान का। किसका? कि कितना उसको नॉलेज है, हिंदी का कितना उसको नॉलेज है, इंग्लिश का कितना नॉलेज है और संस्कृत का कितना नॉलेज है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या किया गया, लैंग्वेज का परीक्षण लिया गया कि किसको कितना कितना नॉलेज है लैंग्वेज का। तो वैसे ही पता चला कि ये जो सर्कल बता रहा है वो इंग्लिश का बता रहा है, ये जो सर्कल बता रहा है ये देखो ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। ठीक है, और ध्यान से अगर देख पाओगे तो ये वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये किसका है, संस्कृत का है। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसका है, आप बोलोगे सर ये इंग्लिश का है। ये किसका है, इंग्लिश का है। ठीक है, और तीसरा जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरा सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला किसका है, ये आप बोलोगे हिंदी का है। किसका है, हिंदी का है। समझ में आया? अलग अलग कलर से और बता दिया आप लोग को। अब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। तीनों भाषाओं को जानने वाले संस्कृत ना जानने वालों के अनुपात बताना है। जो तीनों भाषाओं को जानते हैं वो कौन है,
तीनों भाषाओं को जानने वाला वो ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तीनों भाषाओं में कौन है जो सेंटर पे रहेगा, जो यहाँ पर भी कनेक्ट रहेगा, यहाँ पर भी कनेक्ट रहेगा और यहाँ पर भी कनेक्ट रहेगा, तो ये कौन है, तीनों भाषाओं को जानने वाले, यानी कि 60। ठीक है, ये हो गया तीनों भाषाओं को जानने वाला। और संस्कृत ना जानने वालों के साथ इसका जो रेशियो बताना है, इसका जो अनुपात बताना है, किसके साथ बताना है, संस्कृत ना जानने वालों के साथ। अगर संस्कृत ना जानता हो तो बाकी 2 लैंग्वेज जानेगा। तो बाकी 2 लैंग्वेज कौन जानता है, ये 200 वाला सिर्फ इंग्लिश जानता है, ये 220 वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता है, और साथ साथ जो दोनों जानता है वो कौन है, 120 वाला। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 200 और 120 हो जाएगा 320, और 320 प्लस 240, ठीक है, 3 2 5, 540, कितना हो जाएगा 540। होगा कि नहीं होगा, अरे भाई 200 ये हो गया प्लस 120 हो गया प्लस ये 220 हो गया, तो भाई सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 540, इतना ही तो आएगा। रेशियो कितना आ जा रहा है, 2 कट गया, 6 निया 54 आ गया, तो आंसर कितना आएगा 1/9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आवत है कि नहीं आवत है, कहा गया भाई सवाल, कहाँ अटक गया, इसको ब्लैंक कैसे छोड़ दिया। अच्छा अगला देखो ध्यान से, सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, त्रिभुज कितने हैं बताओ। भी ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहा है आपको, आप अगर गिनने जाओगे 1 2 ऐसा करते करते तो इसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज तो आता नहीं है। ठीक है, कहीं पर कोई और छूट गया, कहीं पर कोई और ट्रायंगल छूट गया, ऐसे नहीं होता है। आप जब कभी भी ट्रायंगल को, जब कभी भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि कितने ट्रायंगल है, तो आपको बेस में चले जाना है। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई बेस तो लिया ही होगा। ठीक है, कोई ना कोई बेस तो लिया ही होगा। ये ट्रायंगल इतना बड़ा जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बना कैसे है, तो ध्यान से देखो ये कैसे बना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे बना है। आपको ये देखो, इसका जो बेस है ना वो यहां छुपा हुआ है, ये देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो है ना आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे। मैं इसको अलग अलग कलर, इसको अलग बनाता हूं, इसको अलग बनाता हूं, इसको अलग बनाता हूं, फिर आप चीजों को जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, और तरीका भी बताता हूं कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। ये देखो, इसमें दिया गया है, आपको ऐसे काट दिया गया है, काटा गया है कि नहीं काटा गया है। तो ये जब कभी भी ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, आज के बाद गलती नहीं करोगे, जब कभी भी ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो सबसे पहले अंदर के जो ट्रायंगल है उसको काउंट करो। अंदर के जो ट्रायंगल है उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आया, इसका जस्ट डबल बनता है, जस्ट डबल बनता है, यानी कि 8 दूने 16, कितना बनता है 16 ट्रायंगल इसमें बनते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जब कभी भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉरी कि ट्रायंगल गिनते कैसे हैं, तो मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा कि किस किस पैटर्न से ये बड़े बड़े डायग्राम बनते हैं। ठीक है, तो जब रेगुलर क्लासेस में लूंगा, ठीक है, अभी जो चल रहा है उस पर, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न के सवाल बनते हैं। अभी के लिए मैं बस इतना समझा देता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये पैटर्न जब कभी भी दिखाई देगा तो आप काउंट करोगे और जस्ट उसका डबल ट्रायंगल बनता है, ये याद रखेंगे। तो आप ध्यान से देख के बताओ, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इसी का आधा नहीं दिख रहा है, इसी का तो आधा है। अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको आधा को, तो आधा नहीं दिख रहा है, ये यही तो दिख रहा है ना, यही चीजें दिख रहा है। यही चीजें अगर दिख रहा है तो इधर भी 8 बनेगा, सही है, क्योंकि अगर पूरा रहता तो 16 बनता। ध्यान दो, अगर ये पूरा है तो 16 बना, अगर ये आधा है तो ये जो आधा दिखाई दे रहा है यही तो आधा है, यही तो है, इसको पूरा तो बना नहीं सकते, तो ये आधा है। अगर ये आधा है तो 8 16 का भी आधा बनेगा 8, ये भी तो आधा ही दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे ये भी तो आधा दिखाई दे रहा है सर, ये भी 8 बनेगा, तो 8 और 8 16 फिर से हो गया, ये हो गया 8 और 16 फिर से हो गया। ठीक है, और 16 दूने 32 हो गया, तो जैसे ही 32 दिखाई दिया तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे कुछ और बचा है क्या, बिल्कुल बचा है। तो अब ये तो अलग अलग हमने काउंट किया, अलग अलग हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अब मिक्स करते हैं, अब क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो जैसे ही इस वाले के साथ इस वाले को मिक्स किया गया, तो इसकी वजह से देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये दोनों मिले, ये जब दोनों मिले तो 2 ट्रायंगल अलग से बनाए। कौन कौन से, ये वाला देखो, एक ट्रायंगल ये बना, ध्यान से देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना, तो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने यहां पर। वैसे ही जब ये दोनों मिक्स हुए, इसके साथ ये मिक्स हुआ,
तो वहां से पर यहां से भी ये बेस बनाया और दो ट्रायंगल यहां से बने, दो ट्रायंगल यहां से बने, दो ट्रायंगल यहां से, दो ट्रायंगल यहां से, यहां पर भी दो ट्रायंगल बना, तो टोटल 2 और 2 कितना हो गया 4, तो +4 और बन गए। ठीक है, +4 और बन गए, तो 16 दूने 32 और 32 और 4 कितना होगा 36, 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है सॉल्व किया जाता है ट्रायंगल को, ये नहीं कि गधे टाइप इसको आप काउंट करते जाओ, ऐसे में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा, पता नहीं कोई ट्रायंगल छूट गया होगा तो गलती समाप्त वहीं पे। ठीक है, सवाल समाप्त कर दोगे वहीं पर, ये जो नंबर मिलने वाला था वो भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शन में छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं? देखो ध्यान से, आज ये वाले सवाल से आपको छोटा बड़ा पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करा रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूं और वैरायटी ऑफ सवाल, भाई 60 से 65 सवाल आपको करा रहा हूं पिछले 5 साल के। ध्यान से अगर देख पाओगे जो इसका वैल्यू है आप लगा सकते हो अंदाजा, भाई 5 साल के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, हर एक जो पेपर रहेगा, हर एक पेपर में रहेगा 65 सवाल, लगभग 65 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने सवाल हम डिस्कस कर लेंगे? ये हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है, और 6 पंचे 30, 30 2 32। आप देख नहीं पा रहे हो कि 325 सवाल का, आप 325 सवाल जब आप कर लोगे तो एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे, कम से कम वहां पर क्वालिफाई होने के लिए, पीएससी में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए क्या? 33% चाहिए जनरल वालों को, बाकी तो एसटी एससी और ओबीसी वालों को कितना चाहिए? सिर्फ 23% चाहिए रहता है, 23% बस चाहिए। तो 325 सवाल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कई सारे वेराइटीज आ जाएंगे, बहुत सारे वेराइटीज आ जाएंगे, तो कितना फायदा होने वाला है सोचो आप एक बार, इसीलिए तो कर रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है आपको पहचानना है फ्रैक्शन में। तरीका इतना बेस्ट तरीके से बता रहा हूं, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा जो आपको कभी भी फ्रैक्शन को, छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी आपको पहचानने में कोई तकलीफ ही नहीं होगा, ऐसा तरीका आपके बारे में बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं, इसका ऐसा तरीका। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, अंश और हर का डिफरेंस लोगे। क्या लोगे? अंश और हर का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लोगे। इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा? यहां पर आप बोलोगे सर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऊपर लिखो नीचे लिखो, चलो नीचे लिख लेता हूं। 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखोगे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखोगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखोगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है? तो 2, 3, 5 और 6 इन सब का डिफरेंस आ गया। समझ में आया? अब जो जिनके पास नहीं है, जो जिनके पास नहीं है उसको ले जाके थोप दो। जैसे इसके पास 2 है, 3, 5, 6 तो है नहीं, तो इन सबको ले जाके उसको थोप दो। ठीक है, सबको ले जाके उसको थोप दो। तो आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो देखो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 तिया 90, यानी कि 90 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देंगे। 90 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 7 63, 630, 630। तो ये इसी को कंपेयर करना है। इसके पास 3 है, बाकी चीजें तो नहीं है, तो अब देखो 6 पंचे 30, 30 दूने 60, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 60 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 6 दूने 12, यानी कि 120। ये तो इससे छोटा है, तो आंसर हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके पास क्या 5 है, लेकिन बाकी 3 नहीं है, बाकी 3 नहीं है, तो कितना रहेगा? 3 दूने 6, 6 6 36, तो 36 का मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ करोगे। 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 36 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108। ठीक है, 36 तिया 108। आगे इसके पास क्या नहीं है? इसके पास 5 3 2 तीनों नहीं है, तो 5 दूने 10, 10 तिया 30, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये कितना हो जाएगा? 150। अब देखो 150 बड़ा है कि 108 बड़ा है कि 120 बड़ा है कि 630 बड़ा है? आप बोलोगे सर 630 बड़ा है, तो अगर 630 बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/9। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/9। आज के बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आज के बाद आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हो और छोटा और बड़ा पहचानना हो, चाहे उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो, आपको कोई तकलीफ होगा क्या? कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर का सवाल। सबसे छोटी संख्या जिसे 756896 में जोड़ा जाए और जो कि जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 11 का गुणज प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 11 से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। 11 का मल्टीपल का कहने का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल कहने का मतलब है कि 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। तो 11 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए रहता है, 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता हो जाएगा। इसके जो अल्टरनेटिव नंबरों का जो सम है, अल्टरनेटिव नंबरों का सम करके उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो डिवाइड हो पाएगा 11 से। अल्टरनेट नंबर देख लेते हैं। अल्टरनेट नंबर मतलब क्या, 7 + 6 और 6 + 9, इन सबको प्लस करो तो हो जाएगा 7 6 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22 आया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर 8 5 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 22 और 19 का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो 3 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 3, अगर 3 ना आए तो 0 हो जाएगा। तो भाई 19 में अगर 3 ऐड कर दूं, ठीक है, 19 में 3 ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा और ये भी 22 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आने के बाद 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इसमें जोड़ दो, ठीक है, इस जो बड़े नंबर दिख रहा है इसमें 3 अगर ऐड कर दोगे, इसमें 3 ऐड कर दोगे यानी कि ये 96 दिखाई दे रहा है, ये जब 99 हो जाएगा तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का मल्टीपल बन जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, ये तो ये तरीका है डिफरेंस निकालने वाला, अल्टरनेटिव नंबरों का डिफरेंस निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप 11 से इसको डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, ये पहले बचपन में करते थे। ठीक, अलग अलग तरीका आपको बता रहा हूं। बचपन में क्या करते थे, 11 से डिवाइड करके देखेंगे, जो ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 11 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए वो आपको बच जाएगा। समझ में आया सवाल? चलो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है और 23% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल है। बनाएंगे कैसे, बताओ कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा बताओ। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, कैसे बनवे। बेचा कितने में जा रहा है, 595। आप बोलोगे सर 599 में हम बेचते हैं, तो जब इतने में बेचा जाता है तो नुकसान कितना उठाना पड़ता है, 15% का नुकसान होता है कि नहीं होता है, 15% का नुकसान होता है। तो इसमें से 15% ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मल्टीप्लाई 100 बाई क्या हो जाएगा 15%। हर एक चीज अपने आप में 100% है, 15% नुकसान होता है, 100 में से 15 रुपए का नुकसान होता है, तो बचा कितना, 85। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस से हम कहाँ गए, कॉस्ट प्राइस, सीपी लेके आए। अब इस सीपी से हम लेने जा रहे हैं, फिर से क्या बोला है, 23% लाभ पर बेचने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में फिर से जा रहे हैं 23% प्रॉफिट के लिए। तो 123 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। जब आपको मैं प्रॉफिट और लॉस समझाऊंगा तो शायद आपको ये चीजें जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इस तरह से बनाया जाता है ऐसे सवाल को। ध्यान से देखो, ये और ये तो कट गया, ये कितने बार में कट जाएगा, 8 7 56, 7 बार में कटेगा क्या, 7 5 35, हाँ 85 से कट जाएगा 8 बार में, नहीं 7 बार में ना, 7 8 56 नहीं 7 टाइम्स में, 7 बार में ये कट जाएगा। समझ में आया, 7 बार में ये कट जाएगा। 7 से 123 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 कैरी 2, 7 दूने 14, 14 और 2 16 और 7 × 7, 7 और 1 8, 861 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया गया था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाले, कॉस्ट प्राइस से फिर से सेलिंग प्राइस में गए। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 76 नंबर का सवाल। सवाल में ध्यान से देखो पूछा क्या जा रहा है। अपनी सामान्य स्थिति से, ठीक है, सामान्य गति से 45% पर चलते हुए एक आदमी है जो कि 1.5 घंटा लेट से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। आपको निकालना है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला सही समय क्या होगा, यह आपको सवाल में पूछा गया है। ध्यान से देखो सवाल को, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। परसेंटेज और टाइम एंड स्पीड को, ठीक है, टाइम एंड स्पीड को मिक्स किया गया बहुत बेहतर तरीके से। देखो सवाल को कि किस तरह से ये सवाल बनने वाला है। सबसे पहला काम, ये जो 45% आपको दिख रहा है यही आपका बेस वैल्यू दिखाई देगा। हमेशा देखो ध्यान से, परसेंटेज को जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हो, आप अपने सवाल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 45% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 15% की वैल्यू होता है 3/20। तो 15 का 3 गुना है, 15 का 3 गुना है तो 45, 15 तो 3/20 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9/20। क्या हो जाएगा, 9/20। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल स्पीड यानी कि 20, नॉर्मल स्पीड 20 से जा रहा था, लेकिन 45% कमी की वजह से वो 9 हो जाता है। तो मैं एक चीज लिख लेता हूं, ये आपका नॉर्मल स्पीड है और ये आपका कम हुआ स्पीड है। इसको एस बस लिखा हूं, ये नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, ये रेशियो देता है, किसका है, स्पीड का रेशियो दे रहा है। अगर पहले नॉर्मल स्पीड 20 था तो अब क्या करे, 20 का 45% कम हो गया, यानी कि कम हो गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया। समझ में आया? आपको मैं कई बार बता चुका हूं, जब से मैं 2018-2019 के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं तब से बता रहा हूं कि स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से अगर टाइम का रेशियो अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 20:9 है, वो क्या हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो दिया गया है ना 1 घंटा 50 मिनट, ये जो देरी से पहुंचता है वो टाइम दिया गया है, इसलिए मैं स्पीड से टाइम में जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्पीड से टाइम का रेशियो निकाला। इससे ये पता चला क्योंकि ये कैसे पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, तो इन दोनों का डिफरेंस, देरी से मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 11 की वैल्यू दे दिया है कितना, 1 घंटा 50 मिनट। आप जो है 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा, प्लस 50 मिनट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगा। टोटल हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो 11 की वैल्यू कितना दे दिया गया है, 110 मिनट दे दिया गया है। कितना गुना दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 10 गुना दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल टाइम आप नहीं निकाल सकते, नॉर्मल स्पीड के नीचे ही तो नॉर्मल टाइम होगा। ये नॉर्मल स्पीड है, उसके नीचे नॉर्मल टाइम है, तो 9 का भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 मिनट का मतलब हो जाएगा 1.5 घंटा। क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्योंकि परसेंटेज को बहुत बारीकी से स्पीड और टाइम के साथ मिक्स किया गया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, 2020 में आया हुआ सवाल है ये सीजीपीएससी में। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके पास एचसीएफ निकालना है। ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है उसका एचसीएफ क्या है, एक्स है। ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है उसका एचसीएफ कितना है, वाई है। ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है उसका एचसीएफ कितना है, जेड है। तो सभी का एचसीएफ निकालोगे, देन कंपेयर करोगे, तभी आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। क्योंकि पूछा गया है सबसे बड़ा एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे, तभी तो कंपेयर करोगे, कंपेयर करके तो बताओगे ना कि एचसीएफ किसका बड़ा है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। एचसीएफ जब कोई भी निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको चीजें आसान तरीके से दिखाई देता है। चलो देखो, 132 देख के मेरे दिमाग में घंटी बजा कि ये 11 × 12 का होता है। 11 और 12 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 मिलता है, ये दिमाग में चलना चाहिए। ये 11 हो गया और 12 को क्या लिख सकता हूँ और तोड़ के, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 × 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको इतना तोड़ देना है, इतना तोड़ देना है कि उसके बाद और तोड़ा
नहीं जा सकता, उसके बाद और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा आपको तोड़ लेना है। 156 देख के दिमाग में घंटी बजना चाहिए। ये 12 गुना 13 है, क्या है 12 गुना 13, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये 3 और मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है 12 गुना 13। 192 को देखकर आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए, ये 13 गुना 14 है, क्या है 13 गुना 14 है। 14 को क्या लिख सकता हूँ 7 दूने 14 लिख सकता हूँ। अब HCF क्या होता है, HCF होता है कि सभी नंबरों को देखकर आपको कंपैरिजन करो सॉरी, और उसमें से ये देखना है कि कौन जो है छोटा है, और सबसे कॉमन चीजों को देखना है। क्या देखना है, छोटा देखना है और कॉमन चीजें देखना है, छोटा देखना है और कॉमन चीजें देखना है। तो देख पा रहे हो 2 ही इसमें कॉमन है और 2 का पावर 1 ही कॉमन है, HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? वैसे ही आप इसका भी फैक्टराइजेशन करिए, इसका भी फैक्टराइजेशन करिए, तभी आपको समझ में आएगा। 105 मतलब होता है 15, ठीक है 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 150 को क्या लिख सकते हो 25, 6 के 150 होता है, तो 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3, ठीक है 2 गुना 3। 210, ठीक है 210, ये देख के आपके दिमाग में बजना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। 21 को अलग देखो, 10 को अलग देखो, 21 को अलग देखो, 10 को अलग देखो। 21 को क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर 7 या 21, ठीक है 7 या 21। और 10 को क्या लिख सकते हो 5 दूने 10 या 2 पंचे 10, ऐसा लिख सकते हो। अब सभी को लेना है, कॉमन नंबर देखना है, तो आप बोलोगे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में, तो आप बोलोगे 3 कॉमन है सर। और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 5 5 यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन नंबर लेना है और छोटा नंबर लेना है, पावर को कम करके लेना है, यानी कि 3 पंचे 15, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब जैसे ही आपका जेड का आंसर निकल जाएगा आप आंसर इजिली बता दोगे। वाई का देखो, वाई का तो निकल गया, सॉरी जेड का देखो 112, 112 देख के आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए। क्या 112 को कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो इजिली बता दोगे। तो ये होता है 16 सत्ते 112, 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4 और गुना 7, ठीक है। 196 को वैसे तो दिमाग नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर चलाओगे तो क्या हो जाता है, ये 96 देखकर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 चौक 16 और 4 निया 36, यानी कि 49, और 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है, 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है 196। तो 49 को क्या लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखा सेम लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन चीजें क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे 2 और 7 दिखाई दे रहा है, 2 और 7 सभी में कॉमन है, तो आप बोलोगे 7 और 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि 7 दूने 14। ये भी छोटा आ गया, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाई ही आपका सबसे बड़ा है। HCF किसका बड़ा है? वाई वाले का, यानी कि 105, 150 और 210 का ही HCF का है, सबसे बड़ा है, 15 इसका आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 1000 रुपए पर केजी वाली ए धातु है, 700 रुपए पर केजी वाली बी धातु है, दोनों को मिला दिया गया किस रेशियो में 2:3 में मिला दिया गया, और एक मिश्र धातु बनाया गया, ठीक है, मिश्र धातु बनाया गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो मिश्र धातु बनेगा ना वो 15 किलोग्राम होना चाहिए, कितना होना चाहिए 15 केजी होना चाहिए। तो ऐसे धातु बनने में कितनी लागत आएगी, कॉस्ट कितना पड़ेगा ऐसे धातु को बनाने में, जिसका 15 केजी होना चाहिए। टोटल मिश्र धातु का जो वेट है वो कितना होना चाहिए 15 केजी होना चाहिए, और मिलाना किस रेशियो में है 2:3। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक सवाल है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि 1000 वाले को कितना है और 700 वाले को कितना मिला रहे हैं, यानी कि ए को कितना मिला रहे हैं और बी को कितना मिला रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्या ए को कितना मिला रहे हैं और बी को कितना मिला रहे हैं, ये पता रहना चाहिए। तो आपको रेशियो तो दिया गया, ए और बी को कितना मिलाते हैं 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं। टोटल मिश्रधन कितना होना चाहिए, टोटल मिश्र धातु कितना होना चाहिए, तो मिश्र धातु होना चाहिए टोटल 15 केजी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या दिया गया है 2 और 3 5, टोटल दिया गया 5, तो 5 की वैल्यू तो आपको 15 दे दिया गया है, 5 की वैल्यू तो 15 दे दिया गया है,
यानी कि 3 गुना दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 3 गुना। तो 2 का भी आप कितना लोगे? 3 गुना लोगे। 2 का भी 3 गुना लोगे और 3 का भी 3 गुना लेंगे। 3 का भी 3 गुना लेंगे, यानी कि कितना है? 3 गुने 6 kg इसका लोगे, 6 kg इसका लोगे और 3 3 9 9 kg इसका लोगे। हो गया ना 15 kg। 6 kg इसका लोगे, 9 kg इसका लोगे और 9 6 15 हो गया कि नहीं हो गया? अब 6 kg ए वाला लिए हो तो ए की कीमत कितना दिखाई दे रहा है? 1000 रुपए पर केजी। तो 6 kg का कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6000 कीमत इसका हो गया। 9 kg इसको ले गए तो बी की कीमत कितना दिखाई दे रहा है? 700 रुपए पर केजी। तो 9 kg की कीमत कितना हो जाएगा? 700 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 मिया 63, 6300 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आपको पता चल जाएगा। 6 6 12, तो 12300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि ये जो इतने सवाल थे ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत ज्यादा चला जाएगा आगे सवाल बढ़ने पर। ठीक है, आई होप कि आज जितने भी सवाल किए थे लगभग 19-20 सवाल आज भी किए हैं। ठीक है, आगे के जो सवाल रहे कल इससे हम समाप्त कर देंगे इसको। ठीक है, 2020 के जितने सवाल है कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, बाय।